हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो। हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में निजीकरण है। यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा रहा है, हर एक बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हर एक प्रोजेक्ट के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप असेसमेंट बनाओ, चाहे प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, हर चीज़ जो जगह पर जो ये अपना महत्वपूर्णता बिखरेगा। हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपिक है कि भारत में निजी क्षेत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अब देखा जाए तो भारत में ये प्राइवेट सेक्टर है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कैसा है, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा और महत्वपूर्ण भी रहेगा। देखा जाए तो निजी क्षेत्र के उद्योगों में स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी हाथों में रहता है। ये तो बात आप भली बात आप समझ गए होंगे कि निजीकरण के अंतर्गत जो होता है, सारे उद्योग हो और सारे कंपनियां हो, उनकी स्वामित्व जो होता है, एक प्रबंधन जो होता है निजी हाथों में ही होता है, तथा उनका लाभ प्राप्त करने के लिए इसका जो है बनाया जाता है। यानी निजी कंपनियां का एक ही मकसद होता है कि जितना से जितना हो सके लाभ कमाना, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है कि निजी कंपनियों का एक ही मतलब मकसद होता है कि लाभ प्राप्त करना। निजी क्षेत्र वस्तुएं यानी निजी क्षेत्र की वस्तुएं एक विशाल क्षेत्र है जिसे अत्यंत बड़े पैमानों को उद्योग, मध्यम पैमानों के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विवरणात्मक व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट आदि आते हैं। यानी देखा जाए तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो देखा जाए तो विशाल क्षेत्र यहाँ पर बन गया है और इसके अंतर्गत बड़े पैमानों पर उद्योग आते हैं, चाहे मध्य पैमाने के उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, विवरणात्मक व्यापार क्षेत्र हो, रेस्टोरेंट आदि हो, तो ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो देश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं तथा कृषि या प्राय संपूर्ण भाग निजी क्षेत्र में ही आता है। आज हमारा देश बिल्कुल ही निजीकरण के लिए अग्रसर हो चुका है। सारे क्षेत्र सरकार ने जो है निजी कंपनियों को बेच दिया है और ये कंपनियां जो है कृषि के क्षेत्रों को नष्ट करके वहाँ पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, जिनके कारण पर्यावरण में असंतुलन का जो है बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है। देखा जाता है अनेक प्रतिबंधों के कारण निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ। ये भी बात महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार इन पर कुछ रोक भी लगाई है, लेकिन यहाँ पर यह बात गलत है कि उनके प्रबंधन के कारण निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र ने बहुत तरक्की किया है, बहुत विकास किया है, क्योंकि जो जितना उसको मिलना चाहिए उससे अधिक मिला है। फिर भी इन क्षेत्र की
औद्योगिक संरचना में विविधता आई है। देखा जाए तो फिर भी अगर उनमें संतोषजनक विकास नहीं हुआ, फिर भी बहुत ही अधिक विकास देखने को मिला है। यहाँ पर मैंने कहा ना कि निजी कंपनियों का एक ही बात होती है, लाभ कमाना। कहते हैं इतना लाभ कमाने के बाद भी वो चाहते हैं कि और भी उनको लाभ प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि निजी क्षेत्र का संतोषजनक विकास नहीं हुआ। देखा जाए तो कॉर्पोरेट औद्योगिक क्षेत्र कार्य सक्षम रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में यह क्षेत्र अधिक कार्य कुशल रहा है, और इसका बहुत बड़ा कारण इन क्षेत्र की विशेषताएं थी, और ये विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। तो इन विशेषताओं को जो है प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इनकी क्या विशेषता हो सकती है। तो देखा जाए यहाँ पर पहली विशेषता तो यही नज़र आती है कि गैर सरकारी क्षेत्र होना। प्राइवेट सेक्टर जो होती है गैर सरकारी क्षेत्र होता है, और ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो संपत्तियों पर निजी स्वामित्व होना। जितने भी संपत्ति होती है उस पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी कंपनियां निजी लाभ के लिए हर तरह से संभव रहता है। उसके पश्चात देखें तो मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना ही इसका दायित्व रहता है। निजी कंपनियां एक ही मकसद से चलाई जाती है कि जितना हो सके इनको लाभ मिले, चाहे देश को बर्बाद भी करना क्यों ना पड़ जाए, और ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि इनका एक ही काम होता है, लाभ कमाना। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में 5G लॉन्च की गई है, और आपको शायद ये भी पता होगा कि आने वाला भविष्य में 5G का बहुत ही कुप्रभाव होगा। आप यहाँ खुश तो इसलिए हो रहे होंगे कि आपका नेट बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन दोस्तों कितना फास्ट चाहिए आपको? रेल की स्पीड चाहिए। कहते हैं सफिशेंट स्पीड भी काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे लिए, लेकिन 5G लाने से आप तो 5G के जो है सपनों में खो गए हो, लेकिन जो जीव जंतु मर रहे हैं, जो जीव जंतु को इफेक्ट पड़ रहा है, सरकार ने कभी एनालाइज नहीं किया, ना बड़े बड़े कंपनियों ने किया। अगर उनमें थोड़ा भी मानवता बची होती तो शायद 5G और या 5 जो है यहाँ पर भारत में नहीं लाते, क्योंकि बहुत से जीव पहले ही 4G से मर चुके हैं, और ये हमारी सरकारी आंकड़ा बताता है। सरकारी आंकड़ा में साफ लिखी गई है कि ये जो नेटवर्क होती है वो बहुत ही पक्षियों के लिए जो चिंता का विषय बनता है, और कई फिल्मों में इस बात को भी दर्शाई गई है। लेकिन देखा जाए तो हम 5G को ला तो दिए हैं और हम 6G की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कितने जी लाते रहिएगा। आपको पता होगा कि हम तक जो रे पहुंचती है वो एक तरह का मैग्नेट रे होती है, और इस मैग्नेट रे से जो है पक्षियां टकराती है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिनके कारण ये किसी भी चीज़ से टकरा के उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये बात इंसान पे भी इसका इफेक्ट उतना ही पड़ता है। आने वाला समय में देखिए जो बच्चे जन्म लेंगे उनमें बहुत ही तरह के विकार होंगे, और ये सच्चाई है, आप इसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप तो आज 5G में सो रहे हो, आप 5G में खो रखे हो, लेकिन जब आप पे ये संकट आएगा तब समझ में आएगा कि 5G सरकार ने बहुत बड़ी जो है गलती कर दी है, और आप 6G की जो बात किया जा रहा है वो भी भविष्य में बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सारे पैराबैलिक विकिरणें निकलती है, इसमें से मैग्नेट रे निकलती है, और मैग्नेट रे हर किसी के लिए जो है खतरा का सबब बन सकता है। तभी तो आज के समय में लोग कुछ बात ना कहो पहले ही भड़क जाती हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी जो है इसका अवसर देखने को मिला है। आज बंदे देखिए सुबह से शाम तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्ट है, और निजी कंपनियों को इससे लाभ मिलती है। निजी कंपनियां जब इनके सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे होते हैं, सरकार के साथ सर्वे करवाई जाती है, तो इनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम कर देती हैं। कई फिल्मों में भी आपने ऐसा देखा होगा, और ऐसा वास्तविकता में भी होता है कि कंपनी जो है अपने अपने सिमों को चलाने के लिए, अपने अपने कंपनी को चलाने के लिए ये रेट को काफ़ी बढ़ा देती हैं, और जब इनकी चेकअप होता है तो वो रेंज जो है नॉर्मल रेंज कर देती हैं। तो आज सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और सरकार को भी पता है इस बात का कि ऐसा होता है, लेकिन सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देती, सूद नहीं लेती। मुझे पता है सरकार को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, सबको इसी धरती पे रहना है, सभी ने इसी वायुमंडल में सांस लेना है, और इसी पेड़ पौधों के साथ जीवन व्यतीत करना है। आप कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। बड़े बड़े कंपनियां सोच रही होगी कि मैं एसी में रहता हूं, लेकिन कभी ना कभी उनको वायुमंडल में आना ही पड़ेगा, और जब वायुमंडल अपना प्रभाव दिखाएगा तब उनको समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जीवन से महत्वपूर्ण दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती है, और ये बात हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए। मैंने बात देखा है कि 5G जब लाया गया तो भारत के एक नागरिक का भी आवाज़ नहीं उठा, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन रहा है। क्या भारत के लोग इतने समझदार हैं ही नहीं, इसका 5G का असर ही नहीं देख रहे हैं
कि निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए इस तरह के हरकंडे अपना रही है और भारत के एक भी व्यक्ति, एक भी संस्था का आवाज़ यहाँ नहीं उठा। ये तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि हमारे देश संवेदनशीलता की तरफ जा रही है कि जैसा लोग दिखा रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। आगे देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। अब जर्नल सी बात है, निजीकरण होगी, निजी क्षेत्र बनेंगे तो उनका आर्थिक स्वतंत्रता पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगी। राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, तो ये भी महत्वपूर्ण बात होता है कि राज्य भी अगर बड़े बड़े कंपनियों में अच्छा मुनाफा हो रहा है तो राज्य भी उस मुनाफा का जो है हकदार बन जाता है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। धन एवं शक्ति के केंद्रीकरण होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज सारे धन है और शक्ति जो है सारे प्राइवेट में ही चले गए हैं। आज सरकार भी प्राइवेट के ही बातों पे चल रही है। इसका एग्जाम्पल आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिला होगा। जब भारत में नोटबंदी की गई थी तो बड़े बड़े कंपनियों ने एक नया कंपनी खोला, अपने लोगों को बड़े कार दिए, घर दिए। तो इसका क्या अर्थ था कि इन्होंने अपने ब्लैक मनी जो थे उनको इन्होंने अच्छे कामों में लगा दिए। और इससे भी बड़ी बात थी कि सरकार को जब ये बात पता थी, और सरकार के सिवा किसी को भी पता नहीं थी, आम व्यक्ति को भी पता नहीं था कि नोटबंदी होने वाला है, तो ये बड़े बड़े कंपनियों को कैसे पता चल गया कि नोटबंदी होने वाला है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि आधा सरकार ये छोटी जो है ये इंडस्ट्री चला रही है, उनको कोई भी भारत सरकार करने वाली होती है उनको पहले ही पता लग जाता है, और ये सारे जो है अपने हाथ साफ कर लेते हैं। और ये बहुत आने वाला समय में बहुत बड़ा सबब बन सकता है। और ये बात आपको भी समझ में होगा कि बड़े बड़े कंपनियां इस समय यही चालपूसी में थे और भारत सरकार भी इसी में थी। जब मंत्रियों को पैसे जब जाने लगे तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो है संसद के बाहर काले पट्टी बांध के खड़े हो गए, लेकिन एक भी इंडस्ट्री वाले लोग जो है काले पट्टी बांध करके बाहर खड़ा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण की सफलता के उपाय सुझाव, यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें स्वामित्व संबंधी उपाय, यानी देखा जाए तो निजी कंपनियों को स्वामित्व संबंधी उपाय मिला है। किसी भी सरकारी कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम या स्वामित्व निजी हाथों में सौंप कर निजीकरण किया जा सकता है, यानी निजी हाथों में सौंपने को ही हम निजीकरण कहते हैं। और यह स्वामित्व से पुण्य या आंशिक भी हो सकते हैं, यानी पुण्य रूप से भी हो सकते हैं या थोड़े मात्रा में भी हो सकता है। स्वामित्व संबंधी उपाय निम्नलिखित प्रकार से किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम अगर देखें तो पुण्य विराष्ट्रीयकरण, यानी पुण्य विराष्ट्रीयकरण, यानी किसी भी लोक उपक्रम को या सरकारी संस्था को जब पुण्य रूप से निजी हाथों में स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया जाता है तो इसे पुण्य हम विराष्ट्रीयकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी देखा जाए तो पूरी तरह से जो है निजी हाथों में जो है इसकी स्वामित्व दे दी जाती है, तो इसी को हम पुण्य विराष्ट्रीयकरण कहते हैं। अगर दूसरी बात हम देखें संयुक्त उपक्रम, यानी संयुक्त उपक्रम का मतलब होता है जब लोक उपक्रम को आंशिक रूप से निजी स्वामित्व में या हस्तांतरण कर दिया जाता है तो यह स्थिति होती है या आंशिक हस्तांतरण नीति स्वामित्व में जो है 25 से 50% हो सकती है, और आज देखा जाए तो ये 80% से भी अधिक निजी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की काफ़ी सफलता यहाँ नज़र आ रही है। उसके पश्चात आता है हमारे समाप्त परिसीमान। समापन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी जब किसी सरकारी संस्था या संपत्ति की बिक्री निजी हाथों में कर दी जाती है तो इसको हम परिसमापन कहते हैं। यानी जब सरकारी संस्था या संपत्ति को निजी हाथों में दे दी जाती है तो इस प्रक्रिया को हम परिसमापन कहते हैं। जो भी निजी क्षेत्र या संपत्ति की खरीद करता है वह उसे नए वस्तु के निर्माण में लगा सकता है या अपने पूर्व कार्य में लगा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि निजी क्षेत्र या संपत्ति का खरीदता है या उसे निजी वस्तुओं के निर्माण में लगाता है या अपने पूर्व कार्य में लगा सकता है। तो ये सारे के सारी जो प्रणाली है वो परिसमापन के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रबंधकों द्वारा कार्य, यानी प्रबंधकों द्वारा क्रय। किसी कंपनी की संपत्ति को उसके ही कर्मचारी को बेच दिया जाता है, यानी कोई भी कंपनी होती है उसकी संपत्ति जो है उसी कर्मचारी को बेच दी जाती है, उसी में से किसी एक व्यक्ति को बेच दिया जाता है और इस कंपनी पर कर्मचारियों का अधिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी कंपनी कर्मचारियों के निजी हाथों में आ जाती है, अर्थात उसका निजीकरण हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन द्वारा क्रय, यानी उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो है पूरे संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता है, पूरे कंपनियां उसी के हाथों में
बेच दी जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संगठनात्मक उपाय। संगठनात्मक उपाय के द्वारा जो है राज्य के नियंत्रण को कम किया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखिए निजीकरण में भी जो है कम नियंत्रण के उपाय के लिए प्रावधान किए गए हैं, इसको हम संगठनात्मक उपाय कहते हैं। इसमें पहली बात तो यही आती है होर्डिंग कंपनी। होर्डिंग कंपनी की स्थिति में निर्णय लेने का काम सरकार करती है, परंतु दिन प्रतिदिन का संचालन कार्य स्वतंत्र रूप से होर्डिंग कंपनियां ही करती है। अब देखिए सरकारी कर्मचारी के पास तो समय ही नहीं होता है, तो जर्नल सी बात है सारे कंपनियां जो है स्वतंत्र रहती है। ये होर्डिंग कंपनी की स्थिति में निर्णय लेने का काम जो है सरकार करती है, लेकिन सरकार के पास तो समय ही नहीं होती है, तो ये कंपनियां जो है होर्डिंग ले लेती है, लेकिन फिर भी ये कंपनियों में सरकार का दबदबा खत्म हो जाता है और ये पूरी तरह से कार्य स्वतंत्र रूप से होर्डिंग कंपनियां करती है। उसके बाद लीज पे लेना। जब किसी सरकारी उपक्रम का एक विशेष अवधि के लिए निजी हाथों को दे दिया जाता है और स्वामित्व सरकारी हाथों में रहता है, तो इसे लीज का पर देना कहा जाता है। यानी समझ सकते हो कि सरकारी कंपनी है, लेकिन आपने लीज में जो है 1 साल के लिए ले लिया है। स्वामी बेशक नहीं सरकार है, लेकिन 1 साल का तक जो है आप स्वयं स्वामी होगे और उसको जैसे मर्जी कंपनी को चला सकते हो। कहते हैं लीज द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी का संचालन निजी हाथों में दे दिया जाता है। एक समय काल होती है, जैसे आप ठेका देना कह सकते हो या कुछ भी कहो। तो लीज का मतलब यही होता है कि सरकारी कंपनी जो होती है, सरकार कुछ समय के लिए उसको बेच देती है, लेकिन इसका स्वामी सरकार ही होती है और इनमें चलाने वाला जो है प्राइवेट सेक्टर आ जाती है। तो ये साल के लिए कुछ समय काल के लिए होता है और ये भी आज हमारे भारत में देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है संचालन संबंधी उपाय। संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए संचालन संबंधी उपाय भी किए जाते हैं। भारत में इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों को अपनाया गया है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संचालन संबंधी उपाय कहते हैं प्रबंधन किए नियंत्रण के नियम में से किसी भी तरीके से निजी कंपनियों के हाथ हस्तांतरण करना, कुल इक्विटीज़ के कुछ भाग यानी 25% या अधिक को बेच देना लीज पर दे देने के बराबर होता है कि आप 25% या उससे भी अधिक जो है लीज पे दे देते हो। उसके पश्चात आता है विनिवेश। विनिवेश का मतलब ये होता है कि इस प्रक्रिया के तहत सरकारी इक्विटी को एक भाग को निवेशकों को म्यूचुअल फंड यानी वित्तीय संस्थाएं या कर्मचारी आदि को बेच दिया जाता है और इस प्रक्रिया में प्रबंधन का हस्तांतरण नहीं होता है। यानी प्रबंधन का हस्तांतरण नहीं होता है, इसको हम जो है म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, वित्तीय संस्थाओं को हम इसको दे देते हैं, इसको हम विनिवेश का नाम दे सकते हैं। उसके पश्चात आता है कॉर्पोरेटाइजेशन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेटाइजेशन यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत लोक उपक्रमों का पुनर्गठन व्यवसायिक ढंग से होता है और इस प्रक्रिया में सरकारी उपक्रम के निगम यानी कॉर्पोरेशन में बदल दिया जाता है, जिसे उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रास्ते खुल जाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बीएसएनएल जैसी लाभ कमाने वाली संस्था का निगमीकरण कर दिया गया। आज देखिए बीएसएनएल जो है सरकारी कंपनी के अंतर्गत आ गया है, लेकिन आप देखिएगा तो बीएसएनएल आज हर एक आम इंसानों के पहुंच से दूर चला गया है। कारण क्या है कि सरकार के हाथ में है, बीएसएनएल आज भी सरकार के हाथ में है, जिनके कारण जो है इसकी जो है तरक्की, इसकी जो है आगे बढ़ने की क्षमता सब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार के हाथ में जाने का मतलब ही है उस चीज़ की जो है तहस नहस। और ऐसा ही बीएसएनएल के साथ भी हुआ है। बीएसएनएल जो है आज निजी लाभों के लिए आगे बढ़ रहा है और इसको निगमीकरण कर दिया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण की समस्या यानी लिमिटेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए निजीकरण के भी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे समक्ष यहाँ आया है। सब प्रथम यहाँ देखा जाए तो अस्थायी वित्तीय प्रणाली, तो ये बहुत बड़ी समस्या है निजीकरण की। कहते हैं निजीकरण द्वारा सरकार को केवल एक ही बार ही वित्त प्राप्त होती है। यानी निजीकरण द्वारा सरकार को सिर्फ एक ही बार जो है वित्त पैसे प्राप्त होती है और यह सरकार की आर्थिक समस्या के समाधान का स्थायी निदान नहीं है। यानी देखा जाए सरकार अगर निजीकरण करती है तो उसे एक ही बार जो है सारे रकम प्राप्त होती है, लेकिन बाद में उसको जो है पैसे का स्रोत बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी सरकार के लिए समस्या उत्पन्न खड़ी करती है। कहते हैं उसके बाद दूसरे पॉइंट देखें तो वैश्विक मंदी की समस्या। अत्यधिक निजीकरण से सरकार का हस्तक्षेप उद्योगों में लगभग ख़त्म सी हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब जर्नल सी बात है, अगर आप सारे विभागों को प्राइवेट के हाथ सौंप दोगे तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर सरकार आप कैसे चला पाओगे?
कहते हैं सरकार तब चलाई जाती है जब आपके हाथों में कुछ विभाग हो, लेकिन सरकार यहाँ पर यही गलती कर रही है कि वैश्विक मंदी की समस्या खड़ी कर रही है कि सरकार का हस्तक्षेप में लगभग नग्न हो जाता है और प्रतिष्ठान अपनी मर्जी से कितनी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है। अगर मान लीजिए निजी कंपनियां हैं, वहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाएगी, जितनी मर्जी है उतना वस्तु का निर्माण करेगी, जितना मर्जी होगा वस्तुओं का जो है बेचेगी, और उन वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार सीमित होने के कारण मंदी जैसी स्थिति में गुजरना भी पड़ सकता है। और इवन देखें तो इससे ये भी होता है कि आए दिन जो होगा सरकार की छूट ख़त्म हो जाने से, सरकार के हाथ हट जाने से उन चीज़ों की जो है महंगाई सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगी और सभी क्षेत्रों में जो है इसकी बढ़ चढ़ कर जो है प्राइवेट लोग जो है इसको लूटेंगे। और ये आम है। आज देखिए कीमत में इतनी वृद्धि इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज हर सेक्टर को जो है प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण सरकारी क्षेत्र रह ही नहीं गया है, और सरकार क्षेत्र न रहने के कारण प्राइवेट लोग अपनी मनमर्जी जो है सभी कार्य चला रहे हैं, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। उसके पश्चात देखिए योजनाओं हेतु संसाधनों की कमी। कहते हैं लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। अंततः इन उपक्रमों के लाभ निजी हाथों में जाने लगते हैं और इससे सरकार को सामने वित्तीय समस्या आने लगेगी। और जब भारत के सामने जो है वित्तीय समस्या आने लगेगी तो सरकार को तो एक ही व्यक्ति नज़र आएगा उस समय, भारत का जनता। और भारत की जनता को जो है पैसा वो उसी से उछलेगी, तो आम जनता ही पीसेगी। और ये बात आम जनता भी नहीं समझ पा रही है, न सरकार समझ पा रही है कि अगर निजीकरण हुआ तो सरकार के हाथों से सारी कंपनियां चली जाएगी, सरकार को जो मुनाफा और जो इनकम का स्रोत था वो ख़त्म हो जाएगा। और सरकार तो आपको पता है ऐसे चल नहीं सकती, तो वो क्या करेगा, आए दिन टैक्सों में वृद्धि करेगी, हर सामानों को महंगा करेगी। जब टैक्स में वृद्धि करेगी तो ऑटोमेटिक जो है सामान महंगा हो जाएगा, तो आपको जो है दूध से लेके दही तक खाना आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। ये बात ना तो सरकार समझ रही है, ना आम जनता समझ रही है। कहते हैं आज तभी तो यहाँ पर मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप लोग स्वयं समझदार होते, सरकार को अच्छे चुनते, जो लोग लालच से परे होता, तो शायद हमारा देश का ये दुर्दशा न होता। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष निजीकरण के नुकसान, यानी डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। कहते हैं निजी क्षेत्र की कंपनियों का लक्ष्य सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना होता है। तो ये तो मैंने बार बार यही बात बताया है कि निजी कंपनियों का जो है मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसलिए इन क्षेत्रों में सार्वजनिक समाजी उद्देश्य के प्रति उदासीनता नज़र आती है, यानी समाज के प्रति इनका कोई भी दायित्व प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है, इसलिए सार्वजनिक उद्योग की सफलता और असफलता के लिए सरकार को जनता बाध्य भी करती है। वहीं निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है। कहते हैं जनता चाहे मरे, चाहे जनता के साथ कुछ भी हो, निजी कंपनियां कभी नहीं सोचती है, क्योंकि उनको तो सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से ही उन्होंने जो है इस कंपनी को ली होती है। तो इसमें देखा जाए तो सरकार की जवाबदेह नहीं होती है, ना कंपनियों की जवाबदेह होती है आम जनता के लिए। तो आम जनता तो कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी आम जनता के पास नहीं होता है। उसके पश्चात देखें तो निजीकरण की प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यूनियन के माध्यम से श्रमिकों की ओर से होने वाली विरोध होता है। अब देखिए निजी कंपनियों में ये होती है कि कंपनियां अपनी लाभ कमा रही होती है और श्रमिकों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। उनसे जो है 12-12 घंटा काम करवाते हैं उसी तनख्वाह पे जो पहले 8 घंटा में करवाए जाते थे। तो इससे जो है श्रमिकों को बहुत बड़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ जाता है। श्रमिक अक्सर बड़े पैमानों पर छटनी की जाते हैं, नौकरी छूट जाने के डर से और काम के वातावरण परिवर्तन जैसे बातों से सहजे रहते हैं। यानी कर्मचारी हमेशा जो है हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर उनको लाभ अधिक कमाना होता है तो बहुत से लोगों को छटनी कर देते हैं, नौकरियां भी से भी हटा देते हैं। इसलिए निजी कंपनियों में होने से जो है आम गरीब बंदों को जो है बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जो शायद भारत सरकार इस बात को नहीं समझती है और फिर कहती है कि सबका साथ सबका विकास। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष सहचर पूंजीवाद। देखिए क्रोनिकल कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है इससे, और सहचर पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था है जिससे सरकार कुछ गिने चुने प्रभावशाली उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बनाती है। तो बात तो मैंने हमेशा कहा है कि सरकार का यही उद्देश्य रहता है कि पूंजीपतियों के पक्ष में ही नीतियां बनाती है। मैंने आपको नोटबंदी के एग्जाम्पल भी दिए थे
कि सरकार पूंजीपति उद्योगपतियों के पक्ष में ही नीति बनाती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा हो जाता है। और हमारे देश में ही भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि आज एक दो ही जो उद्योगपति है उनके हाथों में पूरा भारत का संचालन हो रहा है। तो ये बहुत ही विडंबना भरी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रहा है। सहज पूंजीवादी के कारण सरकार के आर्थिक फैसला का फायदा केवल कुछ गिने चुने उद्योगपति वर्ग को ही मिल रहा है और सारा फायदा उन्हीं के जेब में जा रहा है। वो जैसा चाह रहे हैं भारत में कर रहे हैं, जो सही नहीं है। मैंने कहा ना, ये कंपनियां लाभ कमाने के लिए हर चीज़ करने को तैयार है, चाहे जीव जंतु खत्म हो, पेड़ पौधे खत्म हो, इंसान खत्म हो, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना फ़ायदा मिलता है। और देखा जाए तो ये फ़ायदा सिर्फ भारत सरकार करवा रही है इन कंपनियों को निजीकरण करके। इस वजह से बाजार से एक अधिकार बढ़ता ही चला जा रहा है। आज देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को बाजार पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और भारत सरकार के हाथों से ये फिसल गया है। यदि निजी क्षेत्रों में अगर बाजार में किसी कंपनी का अधिकार होता है तो प्रतिस्पर्धा न होने के कारण कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों के दाम बढ़ा देती है। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि आए दिन जो है कंपनियां चीज़ों के दामों में बढ़ा रही है, और ये इसलिए कर रही है क्योंकि उनको मुनाफा हो रहा है उससे। और कंपनियों को तो सिर्फ मुनाफे से मतलब है, ना तो इंसान से मतलब है, ना इंसान के जाति से मतलब है। उनका तो एक ही जाति होती है, धन, और धन के लिए वो कुछ भी करेंगे, कोई भी बात बनेगा, हर कार्य करने को सक्षम रहते हैं। कहते हैं निजी क्षेत्र केवल अपने हित के लिए ही काम करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि निजी क्षेत्र जो है सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, न जनता के बारे में सोचते हैं, न जनता के लोगों के बारे में, और न जनता के बच्चों के बारे में। तो ये बात तो आम रहती है कि निजी क्षेत्र सिर्फ अपने लाभ के लिए ही बनाए गए हैं। उसके पश्चात देखें तो निजीकरण माध्यम से अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। जो निजी उद्योगपतियों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। आज उद्योगपति जो है हर क्षेत्र में अपना दबदबा देख सकते हैं। आज अगर उद्योगपति कह दे कि इस पार्टी की जीत हो जाएगी तो 100% उस पार्टी की ही जीत होगी, जिसके कारण जहाँ तक एक तरफ रोजगार की कोई गारंटी नहीं रह जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय दर में भी असंतुलन से बढ़ावा होती है। कहते हैं निजीकरण करने का यहाँ पर जितना नुकसान है, फायदा तो यहाँ पर दिखने को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये आम जनता के ऊपर सवाल उठता है। निजीकरण ने निजी क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्य के प्रति उदासीनता नजर आती है, क्योंकि निजी कंपनियां जो है सामाजिक क्षेत्र के उद्देश्य के प्रति उदासीनता ही देखने को मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक लाभ कमाना ही निजी कंपनी का एकमात्र लक्ष्य रहता है, और यही बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निजीकरण के पक्ष में तर्क, यानी एग्रीमेंट ऑफ फेवर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण है निजीकरण के पक्ष में तर्क। यहाँ सब प्रथम अगर देखें तो कार्यक्षमता और दक्षता। कहते हैं निजी सेक्टर में आयातकर्ता अपने काम को संभालने के लिए अधिक कुशल होते हैं और ज़्यादा प्रभावी कार्यक्रम व्यवस्थित भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पक्ष होता है। उसके पश्चात देखें तो यहाँ पर आधुनिकीकरण भी काफ़ी महत्व रखता है। निजीकरण से उत्पन्न होने वाले नए निवेशों के माध्यम से नए और आधुनिक तकनीकों का विकास का भी बढ़ावा काफ़ी मिलता है, इसलिए आधुनिकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया विकास मॉडल भी अपनाई गई है। अनुभव से सिद्ध हुआ है कि निजीकरण विकास की गति को तेज करता है, जैसा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हमें देखने को मिला है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात देखें लाभदायक। निजीकरण से उत्पन्न होने वाली आय सरकार को मिलती है, जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने में उपयोगी भी की जा सकती है। यानी निजीकरण से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को सिर्फ एक बार मिलती है, और उसी एक बार जो है इनकम से सरकार को संतुष्ट रहना पड़ता है। जब सरकार को अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आम जनता के जो है जेब पे वो बोझ दे देती है, और ये आम होता है। आपको देखा ही होगा कि जब भी बजट पास होता है तो एक सामान पे जो है कीमतें कम कर देती है, तो दूसरे सामान पे उस पर 3 गुना बढ़ा देती है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें होगी उस पर जो है 100 गुना इन्होंने वृद्धि कर देना होता है। तो ये तो आम बात है। कहते हैं सरकार भी जानती है कि जनता कुछ भी नहीं समझती है, और ये बात सरकार समझती है कि इनको लालच की पेटरा भरो और जनता को अपने पक्ष में कर लो। आज तभी तो हर एक राजनीतिक नेता जो है आपको लालच के एक पिटारा भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पिटारा बहुत ही आज के सशक्त माध्यम बन गए हैं। पहले के समय में ऐसे लालच कोई भी राजनीतिक नेता नहीं देता था,
लेकिन आज तो ये तकिया कलाम शब्द बन गए हैं। फ्री शब्द जो होती है आज के समय में एक बहुत बड़ा तकिया कलाम वर्ड बन गया है। कोई सामान पे अगर फ्री लिख दिया जाए तो आप लोग तो इस तरह टूट पड़ते हो जैसे वो सामान कभी आपने देखा भी ना हो। तो ये सरकार भी इसी चीज़ को जो है आज सबसे मजबूत जो है अपना हथियार बना लिया है, और ये आम जनता ना तो समझेगी और न जानेगी। जब समझेगी तो समय उनके हाथों से निकल गया होगा। उसके पश्चात देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नियंत्रण कम होता है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि लाभदायक की बात हमने किया कि निजीकरण से उत्पन्न होने वाले आय सरकार को मिलती है, जो अन्य क्षेत्र में निवेश करने उपयोगी हो जाती है, तो ये काफ़ी महत्व रखेगा। साथ में नियंत्रण कम होता भी है, तो ये भी बात काफ़ी महत्व रखता है कि सरकारी संस्थाओं से तुलना में निजी संस्थाएं अधिक स्वतंत्र होती हैं। जैसे नियंत्रण कम होता है, यानी सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी संस्थाएं जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं और वो हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। देखा जाए विनियम की बात करें तो निजी सेक्टर में उचित विनियम के माध्यम से संचार, परिवहन, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता कम रहती है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन भारत के हित में तो नहीं है, क्योंकि भारत यहाँ पर कर्म भूमि है, यहाँ पर हम जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के लिए जो है यहाँ प्राइवेटाइजेशन करना आने वाला समय में जो है बहुत बड़ा संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं इंसानों के लिए तो संकट का सबब बनेगा ही बनेगा, साथ में पर्यावरण, जीव जंतुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात मैं आज अभी आपके समक्ष रख रहा हूँ, देखना आने वाला समय में आप स्वयं इस बात का अनुभव कीजिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। सरकार आज प्राइवेटाइजेशन करती चली जा रही है हर एक क्षेत्र को, और इससे बहुत बड़ा जो है नुकसान भारत देश को उठाना पड़ सकता है, और भारत देश को तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में विश्व को भी इसका खबब मिलेगा, क्योंकि इससे जो है हम सिर्फ अकेले ही नहीं जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। कोई भी देश में कुछ भी गलत होता है तो उसका असर दूसरे देशों में ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ सारांश इसी रूप में देखा जा सकता है कि हमें निजीकरण सोच समझ के करना चाहिए और कुछ लिमिटेशन दे के करना चाहिए, और ना करें तो अच्छा है। हम जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें लोगों को जो है अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे इसकी जो है लोगों के प्रति महत्ता इसकी बढ़ जाए, और लोग भी जो है सरकारी क्षेत्रों को महत्ता को समझें। और सरकार की तरफ से जो फ्री करने की बातें की जाती है वो कदाचित भी देश कल्याण की बात की तरफ नहीं इशारा करती है, देश को बर्बाद करने का सबसे सुगमतम साधन बन गई है। और ये बात सरकार तो नहीं समझेगी, क्योंकि सरकार को इससे मुनाफा होती है। आम जनता को समझने की ज़रूरत है। अगर ये बात आम जनता समझ लेती है तो शायद आने वाला समय में हम विकसित भी हो जाएं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो 100 साल भी लग जाएगा, लेकिन भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला समय में और भी टॉपिक आएंगे आपके लिए, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान के साथ समझ भी है, तो ये बातें हर बच्चों तक पहुँचने की भी ज़रूरी है। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।